सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आप सभी का नवंबर माह के साप्ताहिक करंट अफेयर में स्वागत है। और दोस्तों हम लोग 1 नवंबर से अब तक के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी क्वेश्चनों को आज कवर करेंगे अपने साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास में। आपको पता है कि हमारे एक वीक का करंट अफेयर्स जो छूट चुका था उस सभी हमने पॉइंट्स को इसी क्लास में इंक्लूड किया है और इसी क्लास में हम कराएंगे। ये पूरे दिन जो हमारे 1 नवंबर से अब तक का जो बन रहा था करंट अफेयर उनमें जितने भी अब तक आए हुए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहे हैं जो परीक्षा में आने की बहुत ही रियल संभावनाएं रहती हैं उन्हीं पर हम हर बार चर्चा आपके साथ करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन शुरू की है। वो भी यात्री ट्रेन है ये। एक तो याद रखेंगे पॉइंट्स आपसे गलत ना हो पाए। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है तो पहला ऑप्शन जापान ने, दूसरा चीन ने, तीसरा अमेरिका ने और चौथा स्विट्जरलैंड ने। ये 4 ऑप्शनों में जो ऑप्शन सही है वो है डी नंबर, स्विट्जरलैंड ने। चलते इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। स्विट्जरलैंड ने 100 कोच 4550 सीटों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन को शुरू किया है जिसकी माप 1910 मीटर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, देश ने वीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो वीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली क्या है और किस देश ने शुरू किया है। पहला ऑप्शन जापान ने, दूसरा चीन ने, तीसरा रूस ने और चौथा इजराइल ने। इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा चीन ने। ठीक है, चलते हैं प्रमुख इनके तत्वों पर नजर डालते हैं। चीन ने अपने स्वदेशी वीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की वैश्विक पहुंच का और विस्तार करने की योजना जारी की है। इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के विकल्प के रूप में नामित किया गया है। वीडो ने वर्ष 2013 में थाईलैंड में अपने नेटवर्क के लिए 3 निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशनों में से पहला स्थापित किया है। चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया। पहला ऑप्शन है लॉकडाउन को, दूसरा ऑप्शन है परमा क्राइसिस को, तीसरा है महामारी को, चौथा है अपूर्णी टोकन को। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो जो सही है वो बी नंबर ऑप्शन सही है, परमा क्राइसिस को। ये 2022 का है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और जो 2021 का था वो था लॉकडाउन। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। परमा क्राइसिस एक शब्द जो अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का शब्द नामित किया गया है। बात करेंगे ये शब्द जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध, एक लागत से उत्पन्न चुनौतियों से संबंधित है, जीवन संकट और राजनीतिक अराजकता के फैलाव के लिए इस शब्द को चुना गया है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौथा, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित एक पैनल का प्रमुख कौन है। पहला ऑप्शन है के राधाकृष्णन, दूसरा है कस्तूरी रंगन, तीसरा है अमिताभ कांत और चौथा है वीके पाल। तो इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है तो वो सही है ए नंबर, के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। समिति का गठन आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष
राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया है। वो IIT काउंसिल की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। चलते हैं अगले 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन BR अम्बेडकर। तो इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो वो सही है बी नंबर सरदार पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। 550 से अधिक रियासतों के एकीकरण में उनके प्रयासों के लिए भारत में उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती मनाई गई वो 147वें जयंती वर्षगांठ के रूप में मनाई गई। चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है रूस ने, दूसरा ऑप्शन है USA ने, तीसरा ऑप्शन है चीन ने और चौथा ऑप्शन है इजराइल ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो सही होगा चीन ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, चीन ने। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। चीन ने हाल ही में निर्माणाधीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा बनने के लिए मैंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया। दूसरा लैब घटक लॉन्ग मार्च 5B और Y4 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उपयोग माइक्रो ग्रेविटी का अध्ययन करने तथा द्रव भौतिकी, सामग्री विज्ञान, दहन विज्ञान और मौलिक भौतिकी का प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। वेंटियन लैब्स जिसे पहले भेजा गया था वो जैविक और अंतरिक्ष जीवन विज्ञान पर केंद्रित था। चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। RBI ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा का लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है खुदरा, दूसरा है थोक बिक्री, तीसरा है कमोडिटी और चौथा है क्रिप्टो मुद्रा। इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो सही है वो है थोक बिक्री। आगे हम लोग बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या रहा है? पहला ऑप्शन एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, दूसरा है भ्रष्टाचार का उन्मूलन, तीसरा है ईमानदारी का अवतार और चौथा है नैतिकता और मूल। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ए नंबर, एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत का होना जरूरी है। तो बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको शॉर्टकट में CVC जानते हैं, और उस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर का जन्मदिन आता है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय के साथ सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जाता है सप्ताह के रूप में। चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माचू नदी पर एक मोरबी ब्रिज है, ठीक है, झूलता हुआ ब्रिज जो बहुत ही पुराना राजाओं का एक ब्रिज था, और वो नदी जो इसका नाम था वो था माचू नदी। इस पर एक ब्रिज बनाया जो झूलता हुआ ब्रिज था, और किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग बात करेंगे, पहला महाराष्ट्र दिया है, दूसरा गुजरात दिया है, तीसरा असम दिया है और चौथा
अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है, तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें। नदी का नाम, ब्रिज का नाम, ठीक है, और किस राज्य में स्थित है, तो वो ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो बी, गुजरात में। गुजरात में एक हादसा हुआ, झूलता हुआ जो ब्रिज अचानक टूट गया। लोहे के से बना हुआ ब्रिज था जिसमें लोहे की रस्सियां लगी हुई थी और वो काफ़ी पुरानी रस्सियां थी, जिसमें केवल हमारे यहाँ प्रशासनिक जो ढांचा जिसको ये तैयार किया उसने सिर्फ केवल उन पर रिपेयरिंग किया, ना तो उन पर कोई बदलाव किया, जिस वजह से एक साथ झूले पर सभी लोगों को टिकट दे करके पहुंचा दिया गया और उनकी जनसंख्या की गिनती न करने की वजह से उस झूले पर एक साथ पहुंचने से, उस रस्सी को टूटने से वो ब्रिज जा ढहा और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। जिनमें बात करेंगे, कुछ प्रमुख तथ्य आपको बताएंगे। मोरबी में एक मच्छू नदी जिसका मैं बात कर रहा था, 135 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से 40 महिलाएं जिसमें 34 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। मरम्मत और नवीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर से खोला गया, जो 4 दिन बाद ये ढह गया। एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसे जुल्टो पुल या झूलता हुआ पुल के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रमुख तत्वों पर जो बात क्वेश्चन को समझना है तो और अपने वेबसाइट पर जा करके इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लें। चलते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ओपन डाक संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन आयोग ने इस क्वेश्चन में कई ऐसी परीक्षाएं जहां हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जैसे पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर, तीसरा है तिरुवनंतपुरम और चौथा है वाराणसी। तो ये जो क्वेश्चन है वो है जो आपका ओपन डाक संग्रहालय बनाया गया है तो वो हैदराबाद शहर में बनाया गया है। तो इसके प्रमुख तथ्य एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन डाक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 प्रकार की ऐसी चट्टानें हैं जो इसको प्रदर्शित किया जाएगा वहाँ पर, जिनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष पहले से लेकर पृथ्वी के इतिहास में लगभग 55 बिलियन वर्ष तक की ये चट्टानें मौजूद हैं। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाकाली नदी किस पड़ोसी देश की सीमा के साथ बहती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इनमें जो ऑप्शन सही है वो सही है बी नंबर, नेपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धारचूला भारत और धारचूला नेपाल में महाकाली नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। महाकाली नदी, जिसे हम लोग शारदा नदी भी जानते हैं, और भारत के उत्तराखंड में हिमालय में काला पानी से निकलती है। ये भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा पर ये नदी बहती है। बात करेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल्ला हमदोक, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पहला ऑप्शन इजराइल के, दूसरा ऑप्शन सूडान के, तीसरा ऑप्शन सीरिया के और चौथा ऑप्शन घाना के। तो इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है सूडान। सूडान देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे के लिए घोषणा कर दी है, जिनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थन विरोध के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा इस प्रकार कर दी है। क्वेश्चन नंबर 13। लोसर त्योहार को पारंपरिक नव वर्ष के रूप में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मनाता है? पहला ऑप्शन लद्दाख, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड
चौथा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, तो सही है ए नंबर लद्दाख। लद्दाख में लोसर त्यौहार मनाया जाता है और नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालें। लद्दाख मना रहा है लोसार पारंपरिक एक नया साल के रूप में। इस क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा लोसर उत्सव को मनाया जा रहा है। त्यौहार की जो शुरुआत है वो जन्म और निर्माण वर्षगांठ ने चोंगखापा के उत्सव के साथ हुई थी। लोगों ने धार्मिक स्थलों जैसे मठ, स्तूप और अन्य स्थानों पर त्यौहार मनाया। ये त्यौहार तिब्बती बौद्ध धर्म में फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च की गई? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक और चौथा ऑप्शन केरल। तो इन चार ऑप्शनों में जो ऑप्शन सही है वो है उत्तर प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के ग्राम सिरोरा में लॉन्च की गई है। इसका उद्घाटन KVICC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किया है। मोबाइल वैन को 15 लाख रुपए की लागत से KVIC द्वारा अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोकेहरा में डिजाइन किया गया। ये 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद को प्रोसेस कर सकता है। चलते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित कराने के लिए किन राज्य सरकारों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन हरियाणा हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन गुजरात राजस्थान, तीसरा ऑप्शन हरियाणा पंजाब और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश दिल्ली। तो इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, वो है ए नंबर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो राज्य हैं की सरकारों ने यमुना नगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक विज्ञापन पर समझौता किया है। साथ ही क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया गया। परियोजना का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के साथ साथ भूजल स्तर को बढ़ाना है। आदि बद्री बांध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसके लिए 215.33 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे। चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है पहला नंबर केरल ने, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर ने, तीसरा गोवा ने और चौथा सिक्किम ने। तो जो ऑप्शन सही है वो सही है बी नंबर जम्मू एंड कश्मीर ने। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर ने जारी किया है। सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद यूटी है, में डोडा, फिर साबा, पुलवामा और श्रीनगर जिले इस प्रकार हैं। सूचकांक का एक ढांचा दस्तावेज है जो 58 संकेतकों के साथ 10 शासन क्षेत्रों के तहत प्रदर्शन का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा किरबाती किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? पहला ऑप्शन एशिया, ओशनिया, यूरोप और अफ्रीका। चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो सही है वो है ओशनिया। क्या है? ओशनिया। किरबाती दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक है।
यह ओशनिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4800 किलोमीटर दूर है। पिछले हफ्ते तक किरिबाती में कोविड के केवल 2 मामले दर्ज किए गए। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के यात्रियों को कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद देश ने अपना पहला लॉकडाउन लागू कर दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन, परम विशिष्ट सेवा पदक जो परीक्षा में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं, किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? पहला नीरज चोपड़ा, मरियप्पन थंगावेलु, तीसरा वीपी सिंधु, चौथा मीराबाई चानू। तो जो ऑप्शन सही है वो है ए नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण विजेता जिनका नाम है नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। इस वर्ष के रक्षा पुरस्कारों की सूची में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये रक्षा कर्मियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च गैर वीरता अलंकरण है। पीवीएसएम के तौर पर राष्ट्र के लिए विशिष्ट सेवा के लिए 3 सितारा अधिकारियों को दिया जाता है। नीरज चोपड़ा ने सेना के खेल संस्थानों में अपना प्रशिक्षण लिया और मिशन ओलंपिक के हिस्से के रूप में सेवा में शामिल होने के लिए इन्हें चुना गया है। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा बिहार, चौथा गुजरात। इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है तो वो सही है ए नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन के तैयार होगा। टाइगर रिजर्व 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व भी है और 3 अन्य टाइगर रिजर्व जिसमें दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ हैं और अब ये चौथा बन के तैयार होगा जिसे रानीपुर बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगलों से आच्छादित है। मेगाफौना बाघ, तेंदुआ, भालू, चित्तीदार हिरन, सांभर, चिंकारा जैसे स्तनधारियों का भी घर है। 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा है सिक्किम में, तीसरा है अरुणाचल में और चौथा है मेघालय में। कुल 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें बेटा सी नंबर, उत्तर पूर्वी भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनकर तैयार होगा। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, जो राज्य में पहला मौजूदा टेरिन फिश फार्म TFF को एकीकृत एक्वा पार्क IAP के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, किस संस्थान ने अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो WUF, UNEP और UNFCC और चौथा है नीति आयोग। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर UNEP। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे बोलते हैं UNEP ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडॉप्टेशन फ्लोर पुटस वर्ल्ड एक्ट रिस्क शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों के अनुकूलन होने और प्रयासों को तत्काल बढ़ाना चाहिए। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को, 4 नवंबर को, 6 नवंबर को, 8 नवंबर को। तो ऑप्शन सही होगा 6 नवंबर को। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में
पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने संकल्प को अपनाया है, जिसने सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को कम करने में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और स्थायी रूप से प्रबंधित संस्थानों की भूमिका को मान्यता दी है। चलते हैं अगले 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर में कौन सा देश भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है? पहला ऑप्शन इराक ने, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा रूस और चौथा संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी नंबर, रूस। रूस अक्टूबर में भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं में सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ते हुए रूस अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 22% आपूर्ति करता है और इराक के 20.5% पर सऊदी अरब के 16% से आगे है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कई पश्चिमी राष्ट्र के रूप के खिलाफ प्रतिबद्ध जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 2023-24 में कौन सा ऐसा राज्य है जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबान है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इन चार ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राज्य के 4 शहरों में करेगा। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा में करेगा। उड़ीसा और कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश पहली बार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी कर रहा है। किसके बाद? उड़ीसा और कर्नाटक के बाद। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में 26 साल से कम उम्र के एथलीट हिस्सा लेंगे। किस नेता की जयंती में, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नेता की जयंती पर जनजाति गौरव उत्सव मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन BR अम्बेडकर, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा अयन काली। तो ऑप्शन जो सही होगा वो बी होगा, बिरसा मुंडा। 2021 में केंद्र सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में समर्पित 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। 15 नवंबर को देश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, श्रद्धेय आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती है। शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजाति गौरव दिवस मनाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NSA अजीत डोभाल, दिवंगत CDS जनरल रावत और गीतकार प्रसून जोशी किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के विजेता हैं? पहला ऑप्शन असम, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सही होगा बी नंबर, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने इस साल उत्तराखंड गौरव सम्मान के साथ NSA अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य को सम्मानित करने की घोषणा की है। इससे पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, दिवंगत कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी और दिवंगत पत्रकार वीरेन डंगवाल भी शामिल हैं। पुरस्कार का पहला संस्करण पूर्व CM ND तिवारी, लेखक रस्किन बॉन्ड, पर्वतारोही बछेंद्री पाल सहित अन्य को दिया गया था।
अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसे कहते हैं शुक्र ग्रह और चंद्रमा के अंधेरे का मतलब जो अंधेरे का पक्ष का जो पता है वो किस देश के सहयोग से प्राप्त करेगा। पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा रूस। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जापान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो जानते हैं शुक्र और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए जापान के साथ सहयोग किया है। चलते हैं अगले 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2022 को किस भौगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त भारतीय व्यंजन खाद्य पदार्थ को सबसे प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध जीआई टैग व्यंजन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन रसगुल्ला को, दूसरा है रतलामी सेब को, तीसरा है बीकानेरी भुजिया को और चौथा है हैदराबाद हलीम को। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा, हैदराबादी हलीम को। देखो यही है हैदराबादी हलीम, ठीक है, इस तरह का व्यंजन है। चलते हैं इसके प्रमुख तथ्य पर एक नज़र डालते हैं। 2010 में पहली बार हैदराबादी हलीम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। ये तेलंगाना में खाया जाने वाला बेहद लोकप्रिय व्यंजन है। बात करें भौगोलिक संकेतक के बारे में, भौगोलिक संकेतक का जो इस्तेमाल होता है वो ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई टैग को औद्योगिकी संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं के भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1919 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। बात करें वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। चलते अगले 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र खोलने की घोषणा कहाँ की है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो कहाँ खोलने की घोषणा की है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ की है? कर्नाटक में। चलते हैं आगे, बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। पहला ऑप्शन स्पेन, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील और चौथा डेनमार्क। तो इनमें 4 ऑप्शनों में सी नंबर ऑप्शन सही है, ब्राजील। अक्टूबर 2022 में घोषणा की गई है कि ब्राजील के अगले जो नए राष्ट्रपति होंगे वो लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा होंगे। उन्होंने जेयर बोल्सोनारो का स्थान लिया है और 1 जनवरी 2023 को शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार आज की जो वीकली करंट अफेयर की सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं इसी तरह हम लोग अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।